नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और हम समझ रहे थे व्याकरण का एक टॉपिक जिनमें था शब्द भंडार एवं शब्द निर्माण। जिनके प्रथम पार्ट में हमने शब्द भंडार क्या है या तो शब्द किसे कहते हैं उनकी समझौती प्राप्त की थी। तो इस दूसरे पार्ट में शब्द निर्माण क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक में हम देखें तो हिंदी में शब्दों की रचना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है तथा शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में शब्द निर्माण एवं शब्दों के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताया गया है। प्रथम पार्ट में हमने देखा था कि तद्भव तत्सम शब्द क्या है या तो वे शब्द उद्गम की दृष्टि से थे जिनका थोड़ा परिचय देखकर आगे जो भी उनके विभिन्न स्रोत है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। हमने प्रथम पार्ट में भी देखा था कि शब्द किसे कहते हैं, तो अलग अलग अक्षर या तो वर्णों के समूह को या तो उनके मेल को जो एक सार्थक वर्ण समुदाय जो बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। यानी कि सार्थक यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है और वर्ण समुदाय यानी वर्णों के समूह से जो एक निश्चित अर्थ निकलता है और वर्णों के इस प्रकार के समूह से जो निश्चित अर्थ वाला शब्द बनता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यदि 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए शब्द किसे कहते हैं तो आप यहाँ से उनका उत्तर लिख सकते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ भी प्रकट करते हैं। इन्हें हम 2 रूप में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट वाला रूप और जिसे संस्कृत में प्रकृति या तो प्रतिपादित कहते हैं, और दूसरा वह जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल की बतलाने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है जिसे हम पद के रूप में भी जानते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट सवार लेते हैं। यानी अलग अलग शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर वे क्या करते हैं, वाक्य का रूप संवार लेते हैं। शब्दों की रचना हम देखें तो 2 रूप से होती है। यहाँ पर ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। हमें देखना है कि शब्दों की रचना किस प्रकार होती है, तो ध्वनि और अर्थ के मेल से यानी दोनों के जोड़ने से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि। अलग अलग वर्णों के एक स्वतंत्र वर्णों के समूह के एक स्वतंत्र जो ध्वनि होते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। यहाँ पर उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या तो वर्णात्मक। हमने प्रथम पार्ट में ही देखा था कि शब्द ध्वन्यात्मक होंगे या तो वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में हम देखेंगे तो ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व दिखाई देता है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों की अपेक्षा मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या तो वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्द अधिक मिलते हैं। तो वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। यहाँ हमने देखा कि व्याकरण में भी वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वैसे शब्द ही क्या है, वर्णात्मक कहलाएंगे और जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। व्याकरण में निर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है। यहाँ हम देखें तो 2 प्रकार से शब्द होते हैं। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उनकी बात हम देख ले तो सार्थक और निर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक कहते हैं। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निर्थक शब्द क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो वर्णात्मक शब्दों में हम देखें तो सार्थक शब्दों का ही अधिक महत्व है, निर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ हमने देखा कि शब्द कितने प्रकार के हैं। मूलतः सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निर्थक, परंतु वर्णात्मक शब्दों में हम देखें तो सार्थक शब्दों का ही अधिक महत्व है। आगे हम देखते हैं कि भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। प्रथम पार्ट में हमने देखा था कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। समय समय के आधारित उनमें कई ऐसे नए शब्दों का उल्लेख रहता है। तो भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते रहते हैं। हिंदी भी इस नियम का कोई अपवाद रूप नहीं है। संस्कृत के अनेक शब्द हम देखें तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं।
संस्कृत के अनेक शब्द जो है वे पाली, प्राकृत और अभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। यदि 1 मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जाए तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हिंदी में किन किन कई ऐसे शब्द हैं जो कौन कौन सी भाषा से परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए। संस्कृत के अनेक शब्द कौन सी भाषा में परिवर्तित होते हुए आए हैं, तो यहाँ पर आप उनका उत्तर लिख सकते हैं। इनमें कुछ शब्द ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में हैं और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं, यानी परिवर्तित होते हुए आए हैं। तो हमने प्रथम पार्ट में देखा था कि मूल स्रोत एवं उद्गम के आधारित उनके वर्गीकरण देखे थे। तो उनमें तत्सम, तद्भव, अनुकरणवाचक या तो कई ऐसे शब्द थे जिनकी समझूती आपने प्राप्त की थी या तो उनकी व्याख्या क्या है उनके बारे में देखा था। उनका थोड़ा सा परिचय यहाँ पर और भी दिया गया है। उनको समझते हुए उनके बाकी के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। तो उद्गम की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण हम ज़्यादातर देखें तो कुल 4 रूप से है, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। तो 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि उद्गम की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण कौन कौन से हैं, तो वे हैं कुल 4 भेद यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। वे आप अपने उस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, हमने प्रथम पार्ट में उनकी समझूती प्राप्त की थी। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। यह उनकी सामान्य एक व्याख्या है कि किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाएगा, तत्सम। तत्सम का अर्थ है उसके समान या तो ज्यों का त्यों। यहाँ पर हम देखें तो तत्, तस्य, उसके यानी संस्कृत के सम यानी समान। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची भी दी गई है जो अभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं जो अभ्रंश से होते हुए हमारी हिंदी में आए हुए हैं। आम्र है तो उनका आम, उष्ट्र है तो उनका ऊँट, त्वरित है तो तुरंत। यहाँ कई उदाहरण दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप भी समझ सकते हैं। तो उनके बाद हम आगे देखें तो तद्भव। तद्भव किसे कहेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, यानी परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए हैं। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। उनकी व्याख्या हमने प्रथम पाठ में भी देखी थी। तद्भव का अर्थ है उससे, संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं, जिन्हें तद्भव कहा जाता है। यदि आपको 1 मार्क्स की व्याख्या पूछी जाए कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के होते हैं किंतु किंचित रूप परिवर्तित के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे यानी प्रयोग होने लगे तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से विकृत हो गए हैं, उनके मूल रूप का पता ही नहीं चलता। फलतः तद्भव शब्द 2 प्रकार के भी होते हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव है जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है, तो निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट होते हैं। कुछ उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं, संस्कृत फिर उनका प्राकृत में परिवर्तित और फिर तद्भव यानी कि हिंदी में आए हैं। तो अग्नि, अग्नि और आग, मैया, मई तो में, इस प्रकार तद्भव का रूप धारण करके हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। उनके बाद है देशज। तो देशज वे शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता। हमने देखा था कि जो लोक बोली की भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग करते हैं तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज वे शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति यानी उनकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है। अपने ही देश के बोलचाल के शब्द है इसलिए उन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिसकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों के अनुसार न हो। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है, जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंडा, खिचड़ी, पगड़ी। यहाँ हमने कई ऐसे शब्द दिए गए हैं, दिबिया, लोटा, जो हमने पार्ट 1 में भी देखे थे। तो विदेशी विद्वान जॉन बॉक्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत के संबंध माना ही है।
आगे हम बात करते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। कई ऐसी विदेशी भाषा हैं जिनके शब्द हिंदी भाषा में हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य रही है। यदि हम कहें कि कई ऐसी भाषाएं हैं जिनसे हमारे जो विदेशी शब्द आए हुए हैं, या तो हिंदी में किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, तो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी भाषाओं के शब्द हमें हमारी हिंदी भाषा में नजर आते हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या तो अपभ्रंश रूप में डाल लिया है। हिंदी में अनेक उनके कुछ हेरफेर इस प्रकार हुए हैं। यदि हम देखें तो विदेशी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में परिवर्तित होते हुए कुछ देखें तो जो नुक्ता वाले होते हैं, या तो किसी अक्षर के नीचे जो पॉइंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। तो क, ख, ग, फ जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतया बे नुक्तेदार उच्चारण किया और लिखा जाता है। कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जिनके हिंदी में अर्थ हम देखते हैं तो जो नुक्ता वाले शब्द होते हैं, हिंदी में कुछ शब्दों को बे नुक्तेदार बना दिया है, जो इनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कीमत है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना नुक्ता वाला शब्द है। तो यहाँ पर खूब, फारसी शब्द है खूब, तो उनका खूब। तो दूसरा है शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। यानी कि हम देख सकते हैं एक उदाहरण, कम्मी नह, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उनके बदले हिंदी में क्या कर दिया गया है? आकार लगा दिया है। यहाँ एक शब्द आप देख सकते हैं आइन, या तो चमचह। यहाँ एक शब्द देखिए चमचह, तो विसर्ग है तो उनका हिंदी क्या हो गया? चमचा। यानी विसर्ग के जगह आकार लगा दिया है, आ लगा दिया है। फिर तीसरा उदाहरण हम देखें तो शब्दों के अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कर दी गई है। अल्लाह, यहाँ शब्द है तो ह है, उनके आधार पर हकार को निकाल दिया है और उनके आधार पर क्या लगा दिया है? आकार लगा दिया है। यहाँ आप उनका उत्तर देख सकते हैं। फिर उनके बाद है शब्दों की अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया है। तीसरे से विपरीत, परवा जो शब्द है वहाँ आकार है, वाह, तो आकार को हटाकर हकार कर दिया है, परवाह ह। फिर पांचवा है शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाता है। दुक्का, तो हिंदी में हम देखेंगे दुकान, ईमा, तो ईमा न। इस प्रकार कुछ परिवर्तित करके हिंदी में शब्द लिए गए हैं। उनके बाद है बीच के ई को य कर दिया जाता है, जैसे कायद तो कायदा, तो बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। नसह तो नशा। तो अंग्रेजी शब्द जो है हम उनका हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ उनके उदाहरण दिए गए हैं। ऑफिसर, तो उनका तद्भव शब्द हो गया है अफसर। इंजन, इंजन। डॉक्टर, तो डॉक्टर। लेंटन, तो लालटेन। कैप्टन, तो कप्तान। टिकट, तो टिकट। तो इस प्रकार शब्द है जिनके उदाहरण के आधार पर आप समझ सकते हैं कि वे किस प्रकार परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं, तो इनके उच्चारण में प्रायः कोई भेद भी नहीं है। उनके भी उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, फ्रेम। कुछ अंग्रेजी के या तो विदेशी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, उनके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो पुर्तगाली शब्द है, उनके भी कुछ उदाहरण दिए हैं। इस तरह आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कंस्टल, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदान, यहाँ कई नाम उनके दिए हैं जो पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप भी हिंदी में प्रयुक्त होते हुए नजर आते हैं। ऊपर जिन शब्दों की सूची दी गई है उनसे यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी भाषा में दूध पानी की तरह मिल गए हैं, जिन्हें अलग करना कभी कठिन हो जाता है। निसंदेह इनसे हमारी भाषा समृद्ध भी हुई है। वे विदेशी है या देशज है तो संस्कृत से आए हुए शब्द हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उनसे हमारी हिंदी भाषा समृद्ध भी हुई है। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को एक प्रकार से व्युत्पत्ति कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश भी कहते हैं। जैसे राम में राम शब्द है, उसमें हम देखें तो दो खंड है, रा और म।
इन अलग अलग अर्थ है। इस प्रकार व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द के कुल 3 प्रकार भी होते हैं। हमने पहला देखा था उद्गम की दृष्टि से, दूसरा देखेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से, जिनमें 3 नाम आते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। आपकी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो 2 बार दिए गए हैं, रूढ़ शब्द की माहिती, यौगिक शब्द की, योगरूढ़ शब्द की, तो वे हम यहाँ पर देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद। उनसे पहले हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्दभेद। तो यहाँ आप देख सकते हैं अर्थ के आधार पर शब्दभेद, तो वाचक, लक्षक, व्यंजक बताया गया है। जिन शब्दों का अर्थ सीधे एवं साधारण रूप से ग्रहण किया जाता है उन्हें वाचक या तो अभिधात कहते हैं। किसी भाव, विचार, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के लिए प्रत्येक भाषाभाषी समान संकेत निहित है। जो शब्द जिस संकेत का बोध कराता है उसी को वाचक कहा जाता है। मुख्यार्थ, उन्हें हम देखें तो वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ अथवा अभिधात कहलाएंगे। फूल, पेड़, बंदर ऐसे शब्द है जो उच्चारण से ही हमें हमारे सामने उनके संकेत प्रस्तुत है। लक्षक शब्द, तो जिन शब्दों का अर्थ मुख्यार्थ के समानार्थ संबंधित अर्थ को ग्रहण किया जाता है वहाँ लाक्षणिक अर्थ कहा जाता है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए धृतराष्ट्र अथवा सूरदास कहना, उल्लू, गधा आदि का प्रयोग मूर्खता के लिए कराना, तो ऐसे शब्द लक्षक है। तो व्यंजक किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों का अर्थ न तो मुख्य शब्द ही ग्रहण किया जाता है और न ही संबंधित लाक्षणिक अर्थ, बल्कि जिनसे किसी अन्य के सांकेतिक अर्थ का आभास मात्र मिलता हो उन्हें व्यंग्यार्थ कहते हैं या तो व्यंजक कहते हैं। तो ऐसे शब्द काव्य भाषा में ज़्यादातर प्रयुक्त होते हैं। तो एक उदाहरण देखें तो किसी व्यक्ति की मूर्खता के लिए उसे कहें कि आप बहुत समझदार हैं, कहकर उन्हें मूर्ख कहें, तो एक प्रकार से वह व्यंग्यार्थ या तो व्यंजक है। उनके बाद हम देखने वाले हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद। तो वे किस प्रकार है, 3 प्रकार से हैं। एक शब्द से अन्य शब्द बनाने की प्रक्रिया व्युत्पत्ति कहलाती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कुल 3 वर्ग में विभाजित किया गया है, रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। जो यहाँ पर भी उनकी माहिती दी गई है उन्हें भी आप पढ़कर समझ सकते हैं, वही माहिती यहाँ पर दी गई है। रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द किन्हें कहेंगे, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई भी खंड सार्थक न हो किंतु उसका यौगिक रूप ही अर्थयुक्त हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका खंड करने पर यानी उन्हें अलग अलग करने पर जो भी अलग अलग पृथक पृथक जो खंड होंगे शब्दांश के, उनका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन उन दोनों अलग अलग अक्षरों को मेल करने से, जोड़ने से ही एक प्रकार का अर्थ बनता है। जैसे आम, केला, दाना आदि। इसमें आम, आ और म खंड करने पर आ तथा म का पृथक पृथक कोई अर्थ नहीं बनता है, बल्कि इनका यौगिक रूप यानी आ और म को जोड़ देने से, यौगिक रूप यानी उन दोनों को जोड़ने से आम निश्चित फल के लिए प्रतीकार्थ में रूढ़ शब्द प्रयुक्त होता है। यदि हम एक बात करें तो यहाँ पर उनकी एक व्याख्या दी गई है, देख सकते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, यानी जिन शब्दों का खंड करने पर उनके अर्थ न निकलते हो तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पर उनकी सिंपल सी व्याख्या भी दी गई है। जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर। यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड हम करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, परंतु यदि उन शब्दों को जोड़े रहने पर ही उनका कोई एक निश्चित अर्थ हमें मिलता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। यहाँ उनकी हमने माहिती प्राप्त की है। फिर आगे हम देखते हैं, इसलिए आम शब्द रूढ़ है, इसी प्रकार अन्य शब्द भी आप देख सकते हैं। यौगिक शब्द किसे कहेंगे, तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से बनकर अपना पृथक अर्थ प्रतिपादित करते हैं, यानी कि वे दूसरे ऐसे खंड वाले शब्दों को के साथ जोड़कर भी वे अपना एक अर्थ प्रतिपादित करते हैं, यानी अर्थ को ग्रहण करते हैं। उन्हें विभाजित करके अर्थ करने पर भी वे वही अर्थ देते हैं। जैसे गौशाला, विद्यालय। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालय शब्द है, तो यदि हम उनका खंड करेंगे विद्या और आलय, विद्या का अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है, तो यह दोनों अलग अलग खंड करने पर भी दोनों के अलग अलग खंड के भी अपने अर्थ होते हैं, और यदि उनको जोड़ दिया जाए तो उनका भी एक अलग अर्थ होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द के रूप में जानते हैं। कई उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम एक बात और भी जानें कि व्याकरण में यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि से भी होती है।
यदि हमें यौगिक शब्दों की रचना करनी है तो वे संधि से भी हो सकती है, समास और उपसर्ग प्रत्यय से भी हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि जो संधि या तो समास किसे कहते हैं, या तो आप एक बात और भी समझ सकते हैं कि जो प्रत्यय है या तो उपसर्ग है वह किसे कहेंगे। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। आप लोग इसके बारे में जान भी गए हैं। यहाँ बताया है कि यौगिक शब्दों की रचना दो प्रकार से होती है, शब्दांश के मेल से और शब्दों के भी मेल से। शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी अर्थ वाले शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ वाले शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो और संधि, समास और द्विरूपी शब्दों से भी यौगिक शब्द की रचना की जा सकती है। यदि हम देखेंगे यहाँ पर तो अभिमान शब्द है, तो अब मान शब्द है, उनके आगे अभी उपसर्ग लगा दिया तो भी एक नया शब्द बन गया। तो इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय भी लगाकर भी हम यौगिक शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो उनके बाद हम देखते हैं कि जो योगरूढ़ शब्द है वह किसे कहेंगे। तो जो शब्द यौगिक शब्दों के समान रहते हुए भी अपने निश्चित अर्थ को ग्रहण करते हैं, यानी कि यौगिक शब्दों के समान रहते हैं फिर भी अपना एक अलग निश्चित अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे पंकज का अर्थ हम देखें, पंग प्लस च, यानी कि पंख यानी कादव में उत्पन्न होने वाला। तो शब्द समूह के आधारित जो शब्द बनते हैं उन्हें हम एक प्रकार से योगरूढ़ शब्द के रूप में भी जान सकते हैं। तो यहाँ उनके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। पीताम्बर यदि हम देखें तो पीत यानी पीला, और अंबर तो पीले रंग का जो वस्त्र धारण किया है वे विष्णु। तो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, उन्हें योगरूढ़ शब्द के रूप में भी जान सकते हैं। उनके बाद आते हैं व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अंतिम है व्याकरण के आधार पर हम देखेंगे तो दो भेद है, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्दों में किन का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले वे देखेंगे। व्याकरण के आधार पर हम देखेंगे तो दो भेद है, विकारी और अविकारी। तो विकारी में हम देखेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, एक वे सभी क्या है, विकारी है। तो इस वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि शब्द आते हैं। तो संज्ञा किसे कहेंगे, आप सभी लोग अब तक पढ़ कर ही आए होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण या तो क्रिया किसे कहते हैं। तो उनका थोड़ा सा परिचय यहाँ दिया गया है। यदि हमें एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो आप उनका उत्तर लिख सकते हैं। और आप सभी लोग अब तक पढ़कर ही आए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं पहले देखें। तो संज्ञा का अर्थ है नाम। कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति हो, स्थल हो, उनका नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं, प्राणी, स्थान, भाव आदि है, उनका हम देखें तो उन्हें किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। नाम को ही व्याकरण में क्या कहा जाता है, संज्ञा। संज्ञाएं बहुरूपात्मक होती है जो वचन एवं कारक से बदल जाती हैं। संज्ञाएं प्रायः हम देखें तो उद्देश्य एवं कर्म के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होती है। संज्ञा क्या है, एक प्रकार से कोई भी नाम है, चाहे वो कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थल, किसी का भी कोई नाम हो तो उन्हें हम संज्ञा के रूप में जानते हैं। यह उनकी छोटी सी व्याख्या है। तो अब आगे देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो विकारी अविकारी दोनों ही रूप में हमें प्राप्त होते हैं। सर्वनामों के रूप भी बदलते हैं, जिनका आधार लिंग, वचन तथा कारक भी होते हैं। उनके रूप बदलते हैं, इसलिए वे विकारी शब्द और अविकारी दोनों के रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। जो भी संज्ञा है यानी कोई भी नाम है, उनके आधार पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो उनके बाद है विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रायः विशेषण के उसके विशेषक के अनुसार रूप बदलते रहते हैं। उनके बाद है क्रिया। क्रिया शब्द करने अथवा होने का प्रकट करता है, यानी पुरुष, वचन, लिंग, काल, प्रकार अथवा अवस्था, वाच्य के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलती है। क्रिया के पुरुष अनियत रूप में मिलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, हम जो कोई भी कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया के रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। तो ये चारों वे विकारी के रूप में
आते हैं। तो उनके बाद हम देखें तो इन भागों के अतिरिक्त अर्थों के अनुसार शब्दों को मूल रूप से अन्य खंडों में भी विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? तो वे एकार्थी, बहुअर्थी, समानार्थी, विलोम, ध्वनि प्रधान, युग्म तथा अन्य विविध प्रकार से भी शब्द का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे उनके बारे में। तो एकार्थी किसे कहेंगे? तो एकार्थी में शहर, मनुष्य, वस्तु के निश्चित नाम आते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। कोई शहर हो, मनुष्य, वस्तु, उनका निश्चित नाम है। यहाँ हम देखें राम, घनश्याम, मथुरा, दूध, शराब, भारत, अमेरिका, कोई निश्चित नाम हो तो वे एकार्थी शब्द है। तो बहुअर्थी शब्द या तो किसे कहेंगे? अनेकार्थी शब्द किसे कहेंगे? इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ ही प्रकट नहीं होते किंतु वाक्यानुसार वे अपने उपयुक्त अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए कोई कर है या तो कनक शब्द है, उनके भी कई अलग अलग अर्थ होते हैं और वाक्य में उनके क्या कहा है? वाक्यानुसार वे अपने अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। वाक्य में वो किस अर्थ के रूप में लिया गया है उनके आधारित वे उनका अर्थ प्रकट करते हैं। फिर बाद में आते हैं समानार्थी शब्द। तो इन शब्दों में एक जैसे अर्थों के अनेक शब्दों को ग्रहण किया जाता है। एक ही अर्थ के अनेक अनेक शब्द होते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यदि हमें एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि समानार्थी शब्द या तो इनका दूसरा अर्थ हम देखें तो पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? तो एक शब्द के अलग अलग एक अर्थ के अलग अलग जो शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी या तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनमें एक ही अर्थ के लिए जब एक से अनेक शब्द प्राप्त होते हैं तो वे सभी समान अर्थ रखने के कारण उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग भी हो सकता है। यदि समझ लीजिए कोई शब्द लिया है तो उस शब्द के अलावा हम यदि दूसरा शब्द ले तो उनका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार के प्रयोग काव्य भाषा के लिए संभव नहीं बनते हैं। इससे छंद भंग भी हो सकते हैं, अर्थ भंग भी हो सकते हैं। और देखिए ऐसे शब्द नयन, नेत्र, आँख, चक्षु तथा कमल, पंकज, जलज, नीरज, ऐसे कई शब्द है। एक अर्थ वाले अनेक अनेक शब्द होते हैं तो वे सभी पर्यायवाची या तो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उनके बाद है विलोमार्थी यानी विरुद्ध अर्थ धारण करने वाले शब्द। जहाँ एक शब्द के विपरीत अर्थ में दूसरे शब्द का प्रयोग हो तो वे विलोम कहा जाता है। अच्छा शब्द है तो उनके विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम कहेंगे यानी बुरा। पाप है तो उनका विरोध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द यानी पुण्य। इस प्रकार विरोध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विलोमार्थी शब्द या तो विलोम शब्द कहेंगे। ध्वन्यार्थी शब्द। ध्वन्यार्थी शब्द किसे कहा जाता है? ध्वनि प्रधान शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं जिनका ध्वन्यात्मक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। इसमें शब्द के निःसृतः ध्वनि में अर्थ संगीत प्राप्त होते हैं। जैसे हम देखें भिन भिनाना, फाड़ना, सुर सुराना, उनकी ध्वनि में ही उनका अर्थ छिपा हुआ रहता है तो उन्हें ध्वन्यार्थी शब्द भी कहते हैं। उनके बाद है शब्द युग्म। इस प्रकार के शब्द सदैव दो शब्दों के योग से बनते हैं। शब्द युग्म जो शब्द होते हैं वे सदैव दो शब्दों के योग से बनते हैं यानी दोनों शब्द के जोड़ने से बनते हैं। इसमें एक शब्द के साथ लगा हुआ दूसरा शब्द प्रयोगाधिक्य के कारण इतना प्रचलित हो जाता है कि उसे उसके साथ वाले शब्द से पृथक करने पर हम देखें तो उनका अर्थ नहीं किया जा सकता। यथा झकझोर शब्द है, इसमें न तो झक का ही कुछ स्वतंत्र अर्थ है और न तो जोर का, किंतु दोनों के जोड़ने से एक निश्चित अर्थ को ग्रहण किया जाता है जिन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। यहाँ हम देखें तो अलग एक शब्द का अलग अलग खंड करने पर दोनों का अपना अपना अर्थ नहीं रहता है, परंतु ऐसे शब्दांश को जोड़ दिया जाए, शब्द का युग्म किया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो एक बहुत ही स्वतंत्र अर्थ को धारण करते हैं। इसी प्रकार बकवास, सरपट, गुमसुम आदि कई ऐसे शब्द हैं जो उनके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। उनके बाद आते हैं युग्म का दूसरा स्वरूप समान रूप वाले किंतु किंचित भिन्न शब्दों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा कोड़ी तो कोड़ी, खोलना खोलना। तो यहाँ हम देखेंगे तो उच्चारण के रूप में हम देखें तो ऐसे ही दिखते हैं परंतु अर्थ अलग होते हैं। उनके बाद हम देखें तो कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं जो अपने समूह को इंगित करते हैं यानी यथा, सेना, जुलूस, जत्था, भीड़, खनिज आदि।
कुछ शब्द पुनरुक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं तो जिन्हें हम पुनरुक्त शब्द भी कह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बार बार, घर घर, द्वार द्वार, बाल बाल, बच्चा बच्चा। एक ही शब्द है जो उनका पुनरुक्त यानी कि फिर से उच्चारण होता है तो वे पुनरुक्त शब्द के शब्द कहते हैं। उनके बाद आते हैं संकर शब्द। तो संकर शब्द किसे कहा जाता है तो उनकी व्याख्या हम देखें तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऊपर वर्णित किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं तथा दो या दो से अधिक शब्दों एवं भाषाओं से निर्मित होते हैं जिन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऊपर वर्णित किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं परंतु वे दो या तो दो से अधिक शब्दों एवं भाषाओं से निर्मित होते हैं। एक उदाहरण हम देखें तो रेलगाड़ी जो शब्द है जिनमें हम देखें तो दो शब्दों से यह शब्द बना हुआ है, अंग्रेजी प्लस हिंदी। रेल शब्द है वह अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी शब्द हिंदी शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलने से एक नया अर्थ वाला शब्द बना है जिन्हें संकर शब्द के रूप में हम पहचानते हैं। एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि संकर शब्द किसे कहते हैं तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं है, ये दो या दो से अधिक भाषा के शब्दों से निर्मित होते हैं, ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। और हम देखें तो कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। राजमहल, तो यहाँ आप देख सकते हैं यह शब्द किस प्रकार बना है, हिंदी और अरबी दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द जोड़ने से बना है तो वे हमारे संकर शब्द कहलाएंगे। तो आगे हम देखते हैं रचना के आधार पर। तो पिछले पृष्ठों पर कहा जा चुका है कि शब्दों का गठन व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ तीन आधार पर किया जाता है। यहाँ यौगिक रूप पर विचार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। यानी कि जो रचना के आधार पर है उनकी बात हम आगे ही देख गए हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उनकी व्याख्या भी हम आगे पढ़ चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्द भंडार एवं शब्द निर्माण क्या है उनका थोड़ा सा परिचय यहाँ हमने देखा है और उनमें से हमें एक एक मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तत्सम शब्द किसे कहेंगे, तद्भव किसे कहेंगे, या तो तत्सम का रूप हम देखें तो किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहा जाता है। तद्भव ऐसा है जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। यौगिक शब्द हम देखें तो ऐसे शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं और उन्हें जोड़ने पर भी उनका एक अर्थ होता है। देशज शब्द क्या है, हिंदी में हम देखें तो किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। तो कई ऐसे शब्द यहाँ पर हैं जो हमें एक एक मार्क्स के प्रश्न में पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर हमने 2 पार्ट में देखा है, आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यह टॉपिक दिया गया है जिनको पढ़कर भी आप इनकी समझूती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते।